करता हूँ 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। FBR को ठीक करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा। हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। सबसे आसान नौकरियां देना टूरिज्म के अंदर है। हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी करनी है। आपको हम पैसा बनाने देंगे ताकि आप अपनी जमीन पे लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। ये वो नारे थे जिनके तहत इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। 2018 का इलेक्शन हुआ और इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए। 61 नुकात पर मुश्तमिल पहली तकरीर में करप्शन, फ्री पाकिस्तान और माशी इनकलाब लाने का दावा किया। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर 50 लाख घर और नौकरियों का ख्वाब दिखाया। इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से दावे भी किए जिन्हें शायद मुकम्मल होने में वक्त लगेगा, मगर तब्दीली सरकार की मौजूदा माली साल में माशी कारकर्दगी का आलम यह है कि GDP यानी माशी तरक्की समेत कोई भी हदफ मुकम्मल नहीं किया जा सका। माशी तरक्की हो, ज़राअत हो, सनत, खिदमात, मैन्युफैक्चरिंग, महंगाई, कर्ज़े, हाउसिंग, अलगर्ज, तमाम सेक्टर्स में हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 6.2% हदफ के मुकाबले में GDP ग्रोथ 3.3% रही। ज़राअत का शोबा बुरी तरह नाकाम हुआ। 3.8 के मुकाबले में ग्रोथ सिर्फ 0.8% रही और बड़ी फसलों की पैदावार का हदफ उसी तरह नाकाम रहा। नताइज भी मनफी में देखने को मिला। सनत का पहिया भी जाम रहा। 4.9 के मुकाबले में तरक्की 1.4% रही। हुकूमत खिदमात के शोबे में भी खातिर ख्वाह तब्दीली ना दिखा सकी। ग्रोथ जो पहले 6.5% का टारगेट रखती थी उसको 4.7% पर मीट किया। महंगाई 6% हदफ के मुकाबले में 9.1% है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 9.4% है और डॉलर 150 रुपए की हद अबूर कर चुका है और परवाज़ अभी जारी है। अब मुल्की मईशत का आलम यह है कि कर्ज़े तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। सनतें चल नहीं रहीं, महंगाई में इजाफा हो रहा है और हुकूमत को सियासी के साथ साथ माशी मैदान में भी नाकामी का सामना है। अब क्या ये इक़्तिसादी सर्वे इमरान खान साहब की नाकामी का सबूत है या जो पिछले 2 हुकूमतों की एक माशी विरासत है उसके बहुत ज़्यादा संजीदा मसाइल हैं? उस पर बात करेंगे और ये भी जानना है कि क्या इमरान खान साहब सियासी चैलेंजेस के साथ साथ माशी चैलेंज का सामना कर सकेंगे। जनाब बाकिर साहब, जो पहला कैविएट है सर, जो हम कई बार इस शो पर डिस्कस कर चुके हैं, आपके मसाइल बेइंतहा थे, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे आपके पास, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े आपके सरमायादारों के जो ब्लॉक्स हैं उनका गठजोड़ हो, इन तमाम मसाइल का आपने सामना करना था। तो ये कहना कि जी 8 माह में जादू की छड़ी आप इस तरह वेव करेंगे और उससे तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे, वो तो नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल से आफ्टर 9 months द PTI गवर्नमेंट हैज़ टू शो अ न्यू पॉलिसी। अब जो हम एक IMF सेंट्रिक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं उससे मसाइल में इजाफा नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द डिबेट सर। असद, इजाफा तो होगा, लेकिन जहाँ पे आपने ये अभी सारी रिपोर्ट आवाम को या हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताई है, तो इसमें से मेरा ख्याल में आवाम को जो समझने की चीज़ है वो ये कि अब से पहले तमाम जो आलमी मालियाती इदारे थे, जो आलमी रेटिंग एजेंसीज थी, वो इस चीज़ की वार्निंग देते आए थे। और ये जो अब हमारे सामने जो चीज़ आई है, जो फॉर्मली कल लॉन्च होगी और उसकी एक समरी हमारे पास और दीगर जो आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास अवेलेबल है, वो आपको इंडिकेट करती है कि जो कुछ बताया जाता रहा वो अब सच साबित हो चुका है। अब आप जिसे कहते हैं जज्बाती तकरीरों के ज़रिए या और तरीके से आप अपनी उस खामियों को या अपनी कोताहियों को अब आप छुपा नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो 2-4 चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ, ये सबसे पहले मेरे ख्याल में आवाम को समझने की ज़रूरत है। उनको बताना कि 3.3% ग्रोथ कम हुई, ये एक घर में बैठी हाउसवाइफ के लिए, कॉलेज जाते स्टूडेंट के लिए या एक लेमैन के लिए इतना शायद समझना आसान ना हो। तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि जी ये क्यों हुआ और
किसकी जिम्मेदारी थी, जिस तरह आपने खुद सवाल पूछा कि इसमें क्या इमरान खान जिम्मेदार थे या माजी की हुकूमतें थी, और ये कब तक इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और फाइनली कि ये उन पर किस तरह से असरअंदाज होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जनाब। जहाँ तक आपका है कि ये क्यों हुआ, अब आप अगर आज उनके वज़ीरों को सुने, खान साहब को, जब से ये रिपोर्ट अब सामने आई, कल फॉर्मली लॉन्च होगी, लेकिन अभी तक खान साहब से तो कुछ नहीं सुनने को मिला। उनके वज़ीर जो है वो अभी तक पिछली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। 9 महीने हो गए अब हुकूमत को आए हुए, और जैसा मैंने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ ये बार बार इस चीज़ से हुकूमत को मुतनब्बे कर रही थी कि जनाब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए, और आप जो है चूज़े और कट्टों की बातें करते रहते, उनको तकसीम करने की। आप ममालिक में, अपने दोस्त ममालिक में फिर के उधार इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहे, आप कोई पॉलिसी नहीं दे सके। आपने ये जितना भी आपके सामने जो चीज़ें डेवलप हो रही थी, आपने उनको करने के लिए कोई खातिर खा कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब जो उनके वज़ीर कहते हैं कि जनाब ये तो नून लीग का किया जा रहा है, ये उन्होंने टारगेट सेट किए थे पिछले साल, हम तो आए अगस्त में, और ये आपके मई में मेरा ख्याल में टारगेट सेट हो चुके थे। तो ये उनसे पूछना चाहिए कि जनाब आपके आने के बाद क्या आपके पास, जब आपने मिनी बजट पेश किया और आपने टैक्स की फिगर्स को रिवाइज किया, तो क्या आपने, अगर वो अनरियलिस्टिक थी, तो आपने उनको रैशनलाइज किया, आपने दोबारा से फिक्स करने की कोशिश की ताकि आप उनको मीट कर सके, या आपकी जो एरोगेंस थी उसने आपको ये नहीं करने दिया? और जहाँ तक अगर ये कि जी देखा जाए, इसको एनालाइज किया जाए फिगर्स को, तो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हुआ ये सारा का सारा। अब आपको इतनी ग्रोथ रेट आपको कम नज़र आ रही है। आपको देखें, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि पिछले साल ग्रोथ रेट 13 साल में हाईएस्ट थी, 5.5% के करीब गई थी। उसमें जी सबसे पहले एग्रीकल्चर है, मेजर क्रॉप्स हैं, इसमें शायद हुकूमत की इतना किरदार नहीं है। आपको वहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, पानी है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी हुई। जहाँ पे आपका टारगेट 3.8 था, आपने 0.8 किया। अगर ये तैयारी के साथ आते, नोइंग कि अभी आप इस तरह के स्लो डाउन में जा रहे हैं, नोइंग कि आपको हर हाल में डिप्रिशिएशन करनी होगी, जो कि निगरान हुकूमत कर रही थी, और जो कि शायद खकान अब्बासी साहब की वजारत ने भी करना शुरू कर दिया था जनाब, वो नहीं, डिवैल्यूएशन सिर्फ एक चीज नहीं है। नहीं, मैं 1-2 पॉइंट सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये तैयारी करते, पॉलिसियों में कुछ तब्दीली लाते, तो कौन से इंडिकेटर मुख्तलिफ होते, कौन सी पॉलिसी मुख्तलिफ होती? असद यहाँ पर ये जो आपका जितना भी आपके जिस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आया ना, उसको आप कंटेन कर सकते थे, उसको आप किसी तरह से उसके इम्पैक्ट को आप रिड्यूस कर सकते थे, आप अपनी बेहतर पॉलिसी लाते। अब मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट मेरा ख्याल में इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ जाता है कि आपने, चले ये मैंने मान लिया कि जनाब आपने कोशिश की, नहीं हुए, आपका यहाँ पर जो चीज़ है ना कि आपने खुद आके इस चीज़ का इतराफ़ किया कि आपकी जो माशी पॉलिसियाँ या जो आपने काम जिस तरह से जिस डायरेक्शन पे शुरू किया वो ठीक नहीं था। उसका ये अभी आपको मेरा चंद हफ्ते पहले ही आपने ये देखा कि जब उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक टीम को सैक कर दिया। लेकिन मुख्तलिफ क्या होता? नहीं, मतलब ये होता कि आप जनाब जाके इसको कंटेन कर लेते किसी ना किसी तरह से, इतनी आपकी वल्नरेबिलिटी नहीं होती। अगर आप IMF के जो अर्लियर फिगर्स भी देखें तो वो सजेस्ट करते थे तकरीबन 4 से ऊपर का ग्रोथ रेट सजेस्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट करते, ये बहुत ही नीचे आ चुका है 3.3। आप जनाब उस वक्त जो ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो भी डिस्टर्ब ना करते, आप किसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ में क्लैरिटी रखते। अगर आपका बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस शेटर ना होता तो वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता। अभी भी अगर हमने इस इकोनॉमी को बहाल करना है तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करना पड़ेगा। जो ये इकोनॉमी बहाल तब होगी जब फॉरेन इन्वेस्टर की जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जब वो एक पॉजिटिव यहाँ पर एक माहौल बनेगा तभी बाहर से भी लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नहीं जनाब, आप यहाँ कह रहे हैं उसका किरदार नहीं, उसका किरदार होना चाहिए जनाब, लेकिन हम माजी में देख चुके हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा इसी तरह प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर डालते हैं तो उस तरह का हाल नहीं पैदा होता जो आपके लिए आइडियल हो। हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा और उसको खुद बैठ के अपना जहन अप्लाई करना होगा कि कौन से इंडस्ट्रीज़ को हमने बचाना है और कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं
जिनको हमें रहने देना चाहिए। वी शुड लेट देम डाई देयर ओन डेथ सर विद ग्रेट रिस्पेक्ट। खैर, अगले हिस्से में बात करेंगे इसी माशी सूरत हाल के मुतालिक, इन्हीं टारगेट्स के बारे में, और जो इनका ताल्लुक है कुछ हमारी सियासी जमातों के एक नए एहतजाज की कार्रवाई की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे माशी बहरान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिसिंग टारगेट्स की। जनाब बाकर साहब, इससे पहले कि डिबेट को थोड़ा सा सियासी सतह तक वसी करें, आपके करीब ये कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है क्या? पॉलिसी आपकी टाइटन होगी, स्ट्रक्चर होगी, क्या आपको नज़र आ रहा है? असद कोशिश तो ये कर रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म, आज देखें वीकेंड है और आने वाले बजट की वजह से वो एक सेशन अब चेयर कर रहे हैं, बजट यहाँ पे प्रपोजल्स डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जो आने वाला बजट है वो डिफ़ाइन होगा 2-3 चीज़ों के साथ। जो आप नए जीएसटी इम्पोज करने जा रहे हैं, नई चीज़ों पर जीएसटी इम्पोज करने जा रहे हैं, जो आप जनरल सेल्स टैक्स का जो इजाफा करने जा रहे हैं, उसकी शरह में इजाफा करने जा रहे हैं, तकरीबन 8 से 18% तक का इजाफा। कुछ आपकी ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ थी, उन पे जीएसटी इम्पोज करने जा रहे हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उसकी टैक्सेस में इजाफा करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके आइंदा के जो माशी सूरत हाल है उसको इम्पेक्ट करेंगी। और कहा जाता है कि जो आपका जो शरह अफरात ज़र या हम जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो तकरीबन 13% से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में लोगों को जाके अब ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पे एक मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। जहाँ तक जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि पिछली दफ़ा जो ज़्यादा ग्रोथ में डिक्लाइन आई वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से आई। अभी भी अब अगले साल के लिए एक तो जो हम देख रहे हैं कि जो आपका डेवलपमेंट बजट है उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है, या तो स्टैटिक होगा या थोड़ा सा उसमें इजाफा होगा। तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन के लिए अभी मज़ीद गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो सीमेंट की इंडस्ट्री पे ये शुनीद है कि तकरीबन 500 रुपये पर टन के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, इसी तरह सरिये पे लगाई जाएगी। तो ये वो चीज़ें मुझे इसलिए रिकवर होती नज़र नहीं आ रही। जो मैंने आपसे अभी बात की थी ना कि मुझे 1.5 साल 2 साल ये चीज़ें इसी साइकिल में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर आपने जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की हैं कि आप अपना जो प्राइमरी डेफिसिट है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि उसको जो कम करके हम इस वक्त 2.5 के करीब है, उसको 0.6% ऑफ GDP लेके आएंगे। तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमर कसनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा जो आपके अखराजात हैं उनको आपको कमी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये जो जनाब आपने आखिरी बात की है ना कि 2 साल तो लग जाएंगे और IMF में ये तमाम पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं। सर, अब मेरे ख्याल से इतनी बार हुआ है कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदे हैं बार बार उन्होंने ये अहद किया था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। पिछली हुकूमत ने कहा कि अब IMF के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरे ख्याल से 2 साल क्या, अगर 3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, लेकिन आप उस तरह के तामीरी इक़दामात अभी ले लें जब लोग सफ़र कर रहे हैं और आगे भी उनको कुछ ख़ास प्लेजेंट पिक्चर नहीं नज़र आ रही कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ज़रिए अब IMF के शिकंजे से पाकिस्तान पूरी तौर पे बाहर निकल आए। और जो बार बार हमारे अपने अखबारों में भी प्रिंट होता है कि बाकी ममालिक ने किस तरह किया, चाहे वो बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान का जो आखिरी IMF पैकेज था वो 90 की दहाई की शुरुआत में ही था कि जी ये कड़वा घूंट है लेकिन इसके बाद हम फिर नहीं जाएंगे। IMF जनाब पाकिस्तान का अपना ही डच डिजीज़ बन गया है। बाकी जो ममालिक हैं वो तो फिर भी उनका कोई एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो ऑयल हो, तेल हो, पेट्रोलियम हो, जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस पे फिर पूरी मईशत आपकी डिपेंडेंट हो जाती है। इधर हम मुसलसल IMF के इंजेक्शंस पे डिपेंडेंट हो गए हैं किसी मरीज़ की तरह। इससे आगे अब निकलना होगा, वक्त कम है जनाब। असद, मेरे ख्याल में यही वजह थी कि इस दफ़ा IMF ने अपने जो ये पैकेज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने पहले कहा कि पहले आप ये सब चीज़ों का ऐलान करें, जो हम कल परसों बजट में भी हो गए तो देखेंगे। पहले होता ये था कि हुकूमतों को IMF का पैकेज मिल जाता था, वो किसी हद तक तो कुछ ना कुछ इकदाम जो उन्होंने वादा किए होते थे लेते थे, बाकी वो सियासी मसलेहतों की वजह से छोड़ देते थे। इस दफ़ा जो IMF ने इन पर पेशगी शर्त लगाई है कि जनाब आप ये जो बजट आ रहा है इसमें करें और उसके बाद हम इसकी पॉलिसी लेवल पे
पे अप्रूवल देंगे। अभी जो IMF के साथ है वो हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये पॉलिसी लेवल अप्रूवल इसकी बाद में आएगी। तो जो ये कल परसों जो बजट आने जा रहा है, इसमें ये तमाम की तमाम जो टैक्सेशन के नए मेयर्स हैं या आपके अखराजात में कमी है, ये सब चीज़ें फ़्लो करती हैं जो हमने अंडरस्टैंडिंग उनको दी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ये इस्लाहात आज नहीं कल करनी पड़ेंगी, लेकिन क्या हम इन पे कायम रहेंगे और मतलूबा नताइज इनको दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारी जो माजी की सियासी या माशी जो हमारी तारीख रही है, उसमें इस तरह की हमें मिसालें मिलती हैं कि हम शायद थोड़ी देर बाद ये दवाई लेना छोड़ देते हैं, चाहे वो हम लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं। कभी कभी जनाब ऐसे वाजे होता है कि ना सिर्फ आप IMF के पास जाते हैं, आप वो बुनियादी इस्लाहात इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको ये उम्मीद रहती है कि अगर फिर से जाएंगे IMF के पास तो वो भी उसी तरह आपको वो पैकेज फराहम करेंगे। ये एक विशियस साइकिल है, जिस तरह आप निकलेंगे इससे तो तभी आपकी मईशत ना सिर्फ उसमें तरक्की लाई जा सकती है, उसको आप तार बना सकेंगे। उसके बगैर मेरे ख्याल से जनाब कोई जवाब नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अगले हिस्से में कुछ खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे जो फाटा के इंजमाम के बाद सूरत हाल देखने को मिल रहा है और वहाँ सूबाई इंतखाबात में अब ताख़ीर शायद हो। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। KPK की हुकूमत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर सिफारिश की है कि KPK में जम किए गए फाटा में होने वाले इलेक्शन को 20 दिन के लिए मुलतवी किया जाए और 2 जुलाई के बजाय इलेक्शन 25 जुलाई को करवाई जाएं। अब क्योंकि सिक्योरिटी सूरत समेत 6 वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किए जाएंगे। वो फहरिस्त कुछ ऐसी है कि 2 मार्च 2017 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की असूली मंजूरी दी थी और इस्लाहती कमेटी के रुकन सरताज अजीज़ ने बताया कि एक आइनी तरमीम के ज़रिए 2018 के आम इंतखाबात से कबल फाटा के अवाम को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के काबिल बनाया जाएगा। 5 साल में फाटा को कौमी धारे में लाया जाएगा, जिसके लिए FCR का खात्मा, 20,000 लेवीज एहलकारों की भर्ती, पेशावर हाई कोर्ट के दायरा कार का बढ़ाया जाना और तामीर नौ और तरक्याती मंसूबों के लिए रकम का बंदोबस्त शामिल था। अब इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें मुकम्मल कर लीं, जबकि हलकों की फहरिस्त का ऐलान भी हो गया, लेकिन सियासी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन शुरू कर दी थी। क्या ऐसे वक्त इलेक्शन को मुलतवी करना दुरुस्त फैसला होगा, उस पर बात करेंगे। और क्या ये फाटा के अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने से रोकने का कोई हरबा तो नहीं, उस पर भी बात करेंगे। साथ जो 6 नुकात हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। जनाब बाकर साहब, ये ज़रा कॉन्टेक्स्ट था इस तमाम अमेंडमेंट का, इस आइनी तरमीम का, और हमारा एक जो मैं समझता हूँ एक काफ़ी डार्क किस्म का माजी था, जिसमें FCR भी शामिल था, जिसमें कलेक्टिव पनिशमेंट के भी कवानीन थे, जिसमें आपने एक इतने बड़े एरिया को एक बफर जोन बनाया हुआ था, चाहे सोवियत यूनियन आ रही हो, चाहे अमेरिका आ रही हो, उसमें जो आपके अपने शहरी थे वो किस तरह अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रहे, वो सर अब तारीख़ की किताबों के कुछ सफ़ों में तब्दील हो गया है। लेकिन दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट सर। ये जो अभी 6 नुकात हैं सर, आई थिंक जो पहली बात करनी चाहिए वो ये है कि ये इंडेफिनिट मुलतवी नहीं है। अभी जुलाई का पहला हफ्ता तो पहले ये स्केड्यूल्ड था, लेकिन अब 2-4 हफ्तों में फिर इंतखाबात देखने को मिलेंगे इफ़ दिस गोज पर स्केड्यूल आफ्टर द डिले। तो पॉइंट्स पे आ जाएं सर। एक तो कौमी सलामती का पॉइंट है जो हमेशा होता है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये कहा जा रहा है क्या हमारे सामने है सर, अभी जो 3 अफसरान एक सिपाही शहीद हुए एक IED अटैक के ज़रिए। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक टेररिज्म की लहर है और जो एडवाइज़र टू KPA और ये जो 6 नुकात भी हैं उनमें ना सिर्फ उनका जिक्र है, लेकिन साथ में ये भी है कि जो बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनके भी अनासर इसमें शामिल हैं। साथ में जो पोस्ट फाटा इंजमाम के साथ साथ कुछ इशूज़ उठे हैं, वो भी बीच में एक इशू है, एंड मल्टीपल अदर पॉइंट्स। क्या देखते हैं आप?
असद, मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल में जो कोई ख़ास जिसे कहते हैं ना कि नोटिसेबल ये कोई अच्छी और कोई सब्सटैंटिव प्रोग्रेस हमारे मुल्क ने की थी, वो ये जो इनकी थी इंज़माम था फाटा का अपने उसके ऊपर जो हमने लेजिस्लेशन की थी। और अभी पिछले महीने में जो 26वीं तरमीम कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पे पास की थी, वो भी एक हमारे यहाँ एक ब्राइट स्पॉट है हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में। और ख़ास करके ये जो करंट पार्लियामेंट है कि जहाँ पर पॉलिटिकल डिवीजन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इलेक्शंस वहाँ इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को अपने जिस नए सूबे में उनका इंतज़ाम हुआ है वहाँ का सियासी तौर पर हिस्सा बनने का जो एक अमली सबूत है वो है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके उन असम्बलियों में, वहाँ की असम्बलियों में भेजें। तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर इससे डिसएग्री करता हूँ एंड आई टेल यू व्हाई। अब पिछले 70 साल में जनाब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये एक ब्राइट स्पॉट था 25वीं तरमीम, जिससे फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का इंजमाम हुआ और आपने एक हिस्टोरिक रॉन्ग को एक यकजहत पार्लियामान के ज़रिए दुरुस्त करने की कोशिश की। ये कोई छोटी बात नहीं है, चाहे आप वो अंग्रेज़ों के दौर पे कलोनियलिज्म के दौर से लेके आज तक चले जाएं और जो आपके अपने स्टेट पॉलिसी ने क्या कुछ नहीं किया फाटा में और उनके शहरियों के साथ, फुल सिटीजनशिप उनको आपने नहीं ट्रांसफ़र की थी। इस तरमीम के बाद अब आपको वो नज़र आ रहा है। बात यह है जनाब कि अगर कैपेसिटी नहीं है और अगर आप कुछ लेवीज़ के कमांड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं, और आप ये तमाम बात जनाब बिल्कुल आपने तामीरी बात की कि जी कीपिंग आर हिस्ट्री एंड इन व्यू, इन इंतखाबात को आप कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे। सर अगर 2 जुलाई के बाद आप 25 जुलाई तक कर रहे हैं और बीच में कुछ ना कुछ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, ऑर्डरली ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो लोग बाइख्तियार हो जाएंगे और इंतज़ामिया के तौर पे आप आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात करवा सकेंगे, तो मेरे ख्याल से सर 2-3 हफ्ते कहीं नहीं गए, कंसिडरिंग व्हाट वी आर गोइंग फॉर विच इज़ अ वेरी हिस्टोरिक ट्रांजिशन। अगर आप ये इंतखाबात कर लें तो मैं समझता हूँ जनाब आपकी जो तारीख़ है उसका ये एक बहुत ही मुस्बत दिन होगा। फाटा अब कहना नहीं चाहिए, जो माजी का फाटा था और आज का खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए वो एक नया दिन होगा। टू कवर ओवर कैपेसिटी 2-3 हफ्ते मेरे ख्याल से इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपने काफ़ी मुफस्सल उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल आपसे पूछना है कि मुझे बताइए कि 20 दिनों में कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग ये कर लेंगे और कौन सा इनकी कैपेसिटी में मार्क डिफरेंस आ जाएगा। आपने अल्टीमेटली आर्म फोर्सेस को अपनी एड में बुला के, जिस तरह पूरे मुल्क में आप इंतखाब कराते हैं, यहाँ भी फौज की निगरानी में जाके आप इंतखाब करा दें, ख़त्म बात। वो जब जो एक आप गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो चिमा गोइयाँ शुरू हो रही हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि जो जब ये 26वीं तरमीम ये मई के आखिरी हफ्ते में इन्होंने मंजूर की थी पार्लियामेंट में, उस दिन से ये मुख्तलिफ लोग कहना शुरू हो गए नहीं जनाब ये तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुझे पता है कि इलेक्शन हो जाएंगे लेकिन खामखा एक जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी बात उसका यह है कि ये जो आपका सिक्योरिटी सिचुएशन है बड़ी नैरो बेल्ट है आपका, आप ये नॉर्थ वजीरिस्तान में ये सिर्फ फिलहाल ऐसी सूरत हाल दरपेश है, बाकी इलाके निस्बतन बेहतर सूरत हाल है, वहाँ इंतखाब करा दे। नॉर्थ वजीरिस्तान के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको पेंड कर दें थोड़ा सा, बाकी जो आपकी सीट्स बनती है उन पे करा दें। ये जो कैपेसिटी का इशू है ये 20 दिनों में आपके हल होने का नहीं है। मैं समझता हूं जनाब कि अगर ये 25 जुलाई की डेडलाइन उन्होंने उसी वक्त ना की होती तो आपके ये जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये 100% लेजिटिमेट हैं। और अगर आपने उस 25 जुलाई के डेडलाइन को कोई और डेडलाइन बना दी है, माजी में भी कुछ 90 दिन की डेडलाइंस थे और वो इंतखाबात कभी भी हमें नहीं देखने को मिले, उस तरह का अगर आप ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल नामुनासिब नहीं होगा। आई डू थिंक अगर एक नई टेरर वेव आ रही है, अगर आपको लोगों को ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, अगर आपने सिर्फ लेवीज़ की एक हद तक कैपेसिटी बढ़ा देनी है, तो 1-2 हफ्तों में ना सिर्फ फ़र्क पड़ सकता है, 25 जुलाई को वो इंतखाबात हो सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो अग्री टू डिसएग्री। क्यों बाकर साहब?
बिल्कुल हमारा ये तो प्रोग्राम का वो बुनियादी वो है फॉर्मेट ही यही है कि वो डिबेट थिंग्स हम दोनों साइड उसकी दिखाते हैं। इस पॉइंट पे जरूर इत्तेफाक कर सकते हैं कि इन इंतखाबात का होना ना सिर्फ लाजमी है फाटा के शहरियों के लिए, लेकिन फाटा ख़त्म हो गया खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए, लेकिन अब इस प्रोसेस को जारी करने के लिए और आइन की तरमीम के रोशनी में इस इंज़माम को एक वो हकीकी पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसलिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ, एक चीज़ ऐड करते चलूँ कि जो अभी तक हमने वहाँ पेशरफ्त की है, आपने देखा कि जो साबका ट्राइबल एरियाज थे, अब खैबर पख्तूनख्वा कैसा है, वहाँ पर जो जितने भी ऑपरेशंस हुए उसके बाद हुए उन चीज़ों को अब हमें कंसोलिडेट करने की कंसोलिडेट करना है सर। इसी पॉइंट पे अब वक्फा लेंगे, अगले हिस्से में आलमी सतह की बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया हिंदुस्तान की तरफ, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी वेलकम बैक टू दो राय। जैसे आपने देखा, वजीर आजम इमरान खान ने कई बार अमन का हाथ बढ़ाया हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसको बार बार रिजेक्ट किया। नरेंद्र मोदी, जिसके 2014 के इंतखाब के लगभग उसकी सैनिटाइजेशन की जा रही थी और कहा जा रहा था कि एक मनसूबा बंदी और एक डेवलपमेंट फ्रेंडली वजीर आजम होगा, 2019 तक वो भी पर्दा ना सिर्फ हट गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंद राम राज हिंदू राष्ट्र वाली हुकूमत, उसकी भी जो एक पॉलिसी चेंज है वो भी नुमायां हुई। चाहे वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो, चाहे वो एक नए हिंदुत्वा प्रोजेक्ट का आगाज़ हो, चाहे वो अपनी ही तारीख को तब्दील करने का हो, चाहे वो पाकिस्तान को बार बार विलनाइज करने का हो। जनाब बाकिर साहब, अभी फरवरी में सर आपको सूरत हाल मुझसे बेहतर मालूम है, पाकिस्तान एंड इंडिया वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, लेकिन पाकिस्तान के तज्जियाकार, जिनमें से आप शामिल हैं सर, तवील साहब की तजर्बा रखते हैं, उनका कहना यह था कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट में कोई ख़ास थॉ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस बार किर्गिस्तान में जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपने हिंदुस्तान के काउंटर पार्ट से मुलाकात की, लेकिन कुछ ख़ास सब्सटैंटिव वाज़े नहीं हो पाया। इस बार भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा है कि कोई बायलैटरल मीटिंग्स प्लान्ड नहीं है फॉर किर्गिस्तान। उधर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में इमरान खान साहब भी मौजूद होंगे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद होगा। आप किस तरह पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं सर? और जहाँ तक डिबेट की बात है, ये बार बार हम निक्सन गोज़ टू चाइना कहते हैं कि एक इंतहा पसंद आदमी दूसरे मुल्क के साथ इस तरह हाथ बढ़ा सकता है क्योंकि उसका बेस उसे फिर भी माफ़ कर देगा। इधर तो जनाब मुझे लगता है कि जो बेस है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात हों। सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है जी असद। इसके लिए थोड़ा सा इसको कंटेक्चुअलाइज कर दें ताकि नाजरीन समझ जाएं कि क्या सूरत हाल है। कि जब मोदी के 5 साल की अगर आप बात करते हैं तो वो आया था डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ। मैं 2014 के उसके इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उस एजेंडा पे पूरा नहीं उतर सका, बिल्कुल नाकाम रहा और लग रहा था कि इलेक्शन हार जाएगा। तो वो उसने एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ज़रिए इलेक्शन जीता है। अब इसको जो मैंडेट मिला है वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है। वो अपने जो वहाँ कर 190 मिलियन मुसलमान हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए जो उसने पॉलिसी रखनी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे यहाँ ये मसला है कि हम मोदी को समझ नहीं रहे। हम बार बार जाके दस्तक देते हैं, बज़ाहिर बड़ी अच्छी बात है कि हम उनको बार बार ये कहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल कर लें, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। तो क्या हमें नज़र आना चाहिए कि हम भीख मांग रहे हैं या हम उनसे क्या सिर्फ फ़कत एक मीटिंग मांग रहे हैं? अगर उनके यहाँ ये सोच नहीं है कि हमने मसाइल को हल करना है तो उस मीटिंग का फ़ायदा क्या होगा?
पाकिस्तान को ये पोजीशन वहाँ पर सामने पेश करके उस पर कायम रहना चाहिए, लेकिन बार बार जाके दस्तक देना कि जनाब आके हमसे मिल लें, हमसे मुलाकात कर लें। अभी फॉरेन सेक्रेटरी ईद के दिनों में दिल्ली में थे, वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हुए मीडिया की नज़र में आ गए। उनसे मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं निजी दौरे पे आया हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि वो पहले हाई कमिश्नर थे, वापस लेने के लिए आए। लेकिन साथ साथ जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ जाके उन्होंने बीजेपी के कुछ क़यादत से मुलाकातें भी की और भी इस तरह की उनकी कुछ रवाबित रहे, लेकिन उनका नतीजा क्या निकल रहा है। हमें ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ इसमें बैलेंस हमें लाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा कोई मजबूर इस सूरत हाल में नजर ना आए। जनाब बिल्कुल बैलेंस लाना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे 100% इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि हम नरेंद्र मोदी को पहचान नहीं पाए। जो उसका मंशूर है, जो उसका माजी रहा है, जो उसकी आज की भी पॉलिसी है और वो जिस तरह 2019 का इंतखाब जीता है वो सबके सामने है कि एक एंटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे था, एक एंटी माइनॉरिटीज़ प्लेटफॉर्म पे था, और सबसे बड़ी बात उसका जो बेस है वो उसको इसी बुनियाद पे वोट देता है, अमन की बुनियाद पे वोट नहीं देता। हमारे कुछ तज्जियाकार हैं, कॉलम नगार हैं, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी अमन की तरफ आ रहा था जब वो जो फेमस वो क्रिसमस विजिट था, और उसके बाद पठानकोट का झूठा इल्ज़ाम लगा के वो नाराज़ हो गया। लेकिन ये भी जनाब मुझे थोड़ा सा पॉलिसी से हट के मुझे बात लगती है, कोई ख़ास उसकी बाकी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डेंस में नहीं था। ये एक रैंडम फ्लूक था कि वो मियाँ साहब के साथ उन्होंने विज़िट कर लिया और कहा कि जी हम अमन चाहते हैं वगैरह वगैरह। बाकी जो तमाम पॉलिसी है, मैनिफेस्टो है, आइडियोलॉजी है और ओवरऑल गवर्नमेंट स्लांट है, वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इसी तरह ताल्लुकात कशीदा रहें। असद ये मोदी ने ये तो चीज़ खुद भी एडमिट की है कि हम वो ये जो मैंने उनको नवाज शरीफ को अगर अपनी ओथ टेकिंग पे बुलाया था, या फिर मैं उफा में उससे मुलाकात की, या फिर मैं लाहौर जब आया, ये सब का सब एक प्लान था ताकि मैं वो एक परसेप्शन इंटरनेशनली क्रिएट करूं कि मैं पाकिस्तान के बारे में कोई फिक्सेटेड नहीं हूं, कोई नेगेटिव परसेप्शन। साहब आपकी इजाजत के साथ जरा सुन लेते हैं क्या कहा था उसने। इनको शपथ में न बुलाता या मैं लाहौर न जाता तो मैं कितना ही दुनिया में जाकर कहता कि पाकिस्तान झूठा है, हमारे साथ ये कर रहा है, हर कोई मानता नहीं है। तो मोदी के दिमाग में इनके प्रति तो नेगेटिव भाव भरा पड़ा है। मेरे इन 2 कदमों ने पाकिस्तान की आवाम के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि मोदी अच्छा इंसान है, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहता है, इसलिए देखो सामने से सब कर रहा है। दूसरा, दुनिया को मैं समझाने में सफल हो गया, मेरे एक्शन से, शब्दों से नहीं। बाकर साहब, वो चाणक्य टाइप पॉलिटिकल ऑपरेशन जारी थी, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर, कंसिडरिंग जो आपके तमाम तज्जियाकार थे वो सब यही कह रहे थे कि गोइंग फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एक नई पॉलिसी चाह रहा था। नहीं असद, ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसका जो मैंडेट है, जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, मैं तो कभी भी इस मतलब मुझे ये शुबा नहीं रहा कि ये पाकिस्तान से तल्लुकात बेहतर करेगा, और ये उसी पॉलिसी को लेके चल रहा है। और इनकी जो पाकिस्तान के खिलाफ रवैया है उनकी आवाम में मजीद सख्त होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर। वैसे एक पॉइंट पे सर अगर थोड़ा सा इख्तलाफ कर लें, पाकिस्तान ने फिलहाल एक काफ़ी मैच्योर डिप्लोमेटिक पोजीशन दिखाई है बात करने में, मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। अमन दोनों ममालिक को चाहना चाहिए, और जो हम माजी में देख चुके हैं कि खित्ता कितना ज़्यादा गैर मुस्तहकम रहा है, अगर पाकिस्तान अमन की तरफ इशारा करे तो हमारे लिए मुस्बत है और हमारे लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।